तब यहाँ वगारी के हमले के बाद इमोटो बहुत ज्यादा डर जाता है। जब तुम अपने म्यूजिक पर फोकस नहीं करते हो तब तुम बैरियर को नहीं बना सकते, जिसका मतलब तुमने अभी तक अपने डर पर काबू नहीं पाया है और पिछले साल के एबी बैटल से तुमने कुछ नहीं सीखा है। तुम खुद को नहीं बदल सकते, तो इसलिए हार मान जाओ और एकेडमी छोड़ के चले जाओ और दोबारा से कभी भी अपने आप को एग्जॉसिस्ट मत कहना। तब इमोटो हार मान के गिव अप कहने लगता है, पर तभी रेनरी उसका मुंह बंद कर देता है और उसे अपने क्लासमेट्स की तरफ देखने के लिए कहता है, जो कि उसके खातिर लड़ाई करने के लिए वगारी की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे उनके दोस्त के बारे में बकवास करने से मना करते हैं। तब इमोटो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। ये इस वजह से है क्योंकि हम लोग टीम है, तो इसलिए हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने वाले। क्लास 1 भी एक प्रीशियस फैमिली है जो कि मैंने और कुकुरू ने ढूंढी है। तब वगारी उनके ऊपर हमला कर देता है, पर तभी अचानक से वो सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। आखिरकार ये क्या हुआ? जैसे मैंने इन पर हमला किया वैसे ये लोग गायब हो गए। रुको जरा, नहीं, वो लोग तो नीचे गिरे थे। तब हम देखते हैं क्लास 1 भी अलग अलग जगह पर पहुंच गई होती है। वगारी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि विंडोज सिर्फ देखने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि उसमें से लोग पास भी हो सकते हैं। तब सारे टीचर्स ये देख के हैरान हो जाते हैं और प्रिंसिपल को भी ये साइबरकिनेसिस बहुत कमाल की लगती है, जिस वजह से वो अजाकी की तारीफ करने लगती हैं और अजाकी भी उनसे कहता है कि रेनरी सच में क्लास 1B का सबसे खतरनाक मेंबर है। तब टीचर्स ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या क्लास 1B का अलग होना सही डिसीजन है, क्योंकि क्लास 1A के पास बहुत सारे अटैकर्स हैं, जिस वजह से 1-on-1 बैटल में उन्हें फायदा होने वाला है। चलो बाय बाय वगारी, और इसके लिए माफ कर देना, पर हाँ, क्लास 1B को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि हम लोग तुम्हारा बुरा हाल करने वाले हैं, तो इसलिए तैयार हो जाओ। तो रेनरी उन विंडोज को बंद कर देता है और यहाँ क्लास 1B को भी रेनरी की इस पावर के बारे में नहीं पता होता। तो सोजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ इमोटो अभी भी डर रहा होता है। वगारी की स्ट्रेंथ सच में बहुत कमाल की है और हम में से कोई भी उसे 1-on-1 फाइट में नहीं हरा सकता, जिस वजह से हमें फिर से इकट्ठे होके उसे कॉर्नर करने का नया प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह हम उसे हरा सकते हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं वगारी ने रेनरी की विंडो को फोर्सफुली खोल दिया होता है, जिस वजह से वो कुकुरू के पास पहुँच गया होता है। मैं एग्जॉसिस्ट की फैमिली में पैदा हुआ था और मुझे बचपन से ही हमेशा परफेक्ट और करेक्ट होना सिखाया गया था, जिस वजह से मैं सैड बॉय के को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता और सोजी के पास भी बिल्कुल सेम पावर है, जिस वजह से मैं उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि टैलेंट ना होने के बावजूद भी अपने आप को एग्जॉसिस्ट कहते हैं, और उनके बाद तुम आते हो कुकुरू। तुम्हें पता है मैंने इस विंडो को क्यों चुना है? ये इस वजह से है क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। तब कुकुरू कहता है, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही रूड हो रहे हो? पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तब वगारी कहता है, मैं तो ये सुनकर सरप्राइज ही हो गया, क्योंकि मुझे तो लगा था कि तुम भी मुझसे नफरत करते हो। तब वो दोनों एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और उन दोनों का हमला ही एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहा होता। तब कुकुरू वगारी को क्रश करने के बारे में कहने लगता है और तभी वगारी कुकुरू की शर्ट और हैमर को काट देता है। कुकुरू, आखिरकार तुम्हारे लिए सही क्या है? अगर कोई चीज सही है तो इसका मतलब वो परफेक्ट है, और तुम जिस सच्चाई का चोला पहनते हो वो झूठा है, बल्कि तुम्हारी ट्रू नेचर वायलेंस और वल्गैरिटी है। पेतानो को अपना नेचर क्लियर बताना चाहिए, जैसे कि हमारे दे को ही ले लो। उसकी पर्सनैलिटी विलन वाली है और वो एक्ट भी वैसे ही करता है, जिस वजह से मुझे वो सही लगता है। तुम्हें देखकर मुझे उन लोगों की याद आती है जो कि कभी भी अपनी गलती और कमजोरी नहीं मानते हैं। बचपन से ही मुझे सिखाया गया है कि हमेशा सही होना और परफेक्ट होने का मतलब है एक ऐसा पर्सन बनना जो कि वर्ल्ड के काम आ सके, जिस वजह से मैंने शुरू से ही लोगों को सही करने की कोशिश की है और उन्हें रियलिटी दिखाई है। पर कुकुरू, तुम भी उन्हीं की तरह हो, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता है कि आखिरकार तुम गलत कर क्या रहे हो। तो इसलिए अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारे सच का मीनिंग बिल्कुल बेकार है, बल्कि वो तो बस एक डेकोरेटेड चीज है। तब वगारी के हमले से कुकुरू जख्मी हो जाता है और वगारी कुकुरू से हार मानने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब कुकुरू को एहसास हो गया होगा कि वो वगारी को नहीं हरा सकता, जिस वजह से वो कुकुरू को पिछली बार की तरह भागने के लिए कहने लगता है। पर तभी कुकुरू को गुस्सा आ जाता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं सोजी के सामने दे आ जाता है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया सोजी। पता है, मैं कब से ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें किस तरह बुली करूंगा, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें टॉर्चर करना चाहिए। मैं एक एक करके तुम्हारी हर एक फिंगर को जला दूंगा और तुम्हारे मुंह को बंद कर दूंगा ताकि तुम गेम छोड़ के ना जा सको।
और मैं पिछले 2 हफ्तों से यही सोच रहा हूँ। तो सोजी इस बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि सभी ने उसे दे को इग्नोर करने के लिए कहा होता है, जिस वजह से दे उसे कुछ रिएक्ट करने के लिए कहने लगता है। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम रिएक्शन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा, ताकि मुझे कम से कम तुम्हारी अच्छी सी चीखें तो सुनाई दे। तो दे सोजी के ऊपर हमला कर देता है, पर सोजी उसके हमले से बच जाता है। मैं अभी भी नहीं भूला कि किस तरह तुमने अकारी और वन पीक की इंसल्ट की थी। तो दे कहता है, अरे हाँ, तुम तो इस तरह के बंदे हो जो कि तब हर्ट होता है जब दूसरे लोग सफर करते हैं। तो चलो फिर मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। इस टाइम वगारी और कुकुरु लड़ रहे हैं, और तुम्हें पता है कि मैं लोगों के फियर और नेगेटिव इमोशंस को सेंस कर सकता हूँ, जिस वजह से मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि कुकुरु वगारी से डरा हुआ है, और उससे तो हमेशा स्कूल में भी वगारी को इग्नोर ही किया है। सच में वो तो बस एक लूजर है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस टाइम वगारी उसकी बहुत बुरी धुलाई कर रहा होगा, और कुकुरु वगारी से अपनी जान की भीख मांग रहा होगा। चलो फिर अब गुस्सा हो जाओ। तो ये सुनकर सोची हंसने लगता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, पर कुकुरु ऐसा कभी नहीं करने वाला। तो यहाँ हम देखते हैं कुकुरु वगारी के आगे कुछ नहीं कर पा रहा होता, और वगारी उसे हॉट स्प्रिंग में फेंक देता है, और उसे हार मान के उसके सही चीजों को लेकर आइडियाज को वापस लेने के लिए कहता है। ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। वैसे मैं हारने ही वाला था, पर अब मेरा दिमाग क्लियर हो चुका है। सच में ये पानी बहुत ज्यादा कमाल का है। तुम चाहते थे कि मैं किसी चीज को वापस लूं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे तुम्हारी हिम्मत से बहुत ज्यादा नफरत है, और हाँ, यहाँ पर सिर्फ मैं ही सही हूँ। तो यार रेनरी कुकुरु की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो उसकी मदद कर सके, तभी उसके रास्ते में इको आ जाता है। इको, क्या तुम ऐसे एक्ट कर सकते हो जैसे कि मैं तुमसे मिला ही ना हुआ हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम कहीं जल्दी जाना है। तुम तो सच में बहुत ज्यादा छुपे रुस्तम निकले रेनरी। तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन की पावर थी और तुमने कभी बताया नहीं। दे ने हमेशा कहा है कि तुम्हारे पास लोगों के ऊपर नजर रखने की स्किल है, पर लगता है वो हमेशा से गलत था। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, और अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे हराना पड़ेगा। तो इको अपनी साइबरकिनेसिस की मदद से वहाँ पर एक बीस्ट बुला लेता है, और यहाँ पर हम इको का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ बिल्लियों के साथ खेल रहा होता है, पर वो उन्हें घर लेकर नहीं जा सकता होता, क्योंकि उसके घर में उनके लिए जगह नहीं होती है। तब उसके पास नैंजो आ जाता है। तो तुम इन्हें घर लेकर नहीं जा सकते, और इसी वजह से तुमने इलेक्ट्रॉनिक पेट्स पाल रखे हैं। मुझे मॉन्स्टर ट्रेनर ऐप से बहुत सारी रिपोर्ट मिली थी कि तुम्हारे घर के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स उड़ रहे हैं, तो ये तुम्हारा ही काम है ना इको। तो नांजो इको को मेडन एकेडमी ले जाता है, जहाँ पर इको ने पहली बार में ही एक साइबर बीस्ट को शांत करवा दिया होता है, और नांजो ने उसे कहा होता है कि जब तक वो एग्जॉर्सिस्ट का काम करेगा तब तक उसे उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे, जिस वजह से इको मेडन एकेडमी में रहने के लिए मान गया होता है। और यहाँ पर नांजो को पूरा भरोसा होता है कि इको की रेयर साइबरकिनेसिस की वजह से वो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, और यहाँ इको रेनरी को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, पर रेनरी को किसी भी कीमत तक कुकुरु तक पहुँचना होता है। तब हमें रेनरी और कुकुरु का पास्ट दिखाया जाता है। जब हम लोग पहली बार मिले थे तब हम लोग 6 साल के थे, और मेरे साथ मेरा छोटा भाई रोटा भी था, और हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम लोग जल्द से जल्द अपनी साइकोकिनेसिस को जगा लें। हमारे पेरेंट्स अपने ग्रुप के अंदर पावर स्ट्रगल में फंसे हुए थे, और उन्होंने अपने बेटों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, और बाकी फैमिलीज की तरह मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी, क्योंकि वो हमें बहुत कम ही बाहर निकलने देते थे, और ट्रेनिंग के नाम पर हमें टॉर्चर करते थे। जब भी मैं कुकुरु को देखता था तब मुझे समझ में आता था कि उसकी फैमिली भी बिल्कुल हमारी तरह ही है, और वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। तो कुछ सालों बाद भी हमारी साइकोकिनेसिस नहीं जाग, और उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी नहीं दिए, क्योंकि उन्हें साइबरकिनेसिस सही नहीं लगती थी। और तब हमारे पेरेंट्स ने मुझे और रोटा को ट्रेनिंग के नाम पर 3 दिन और 3 रातों के लिए खाना पानी देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम अपनी लिमिट्स तक पहुंच जाएंगे तो हमारे स्पिरिट तक पहुंचने के पाथ खुल जाएंगे। पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, और इसी वजह से मेरा भाई मर गया। पर जाते जाते उसने मुझे उसका चेहरा याद रखने के लिए कहा। तब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पेरेंट्स के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ, और उन लोगों ने तो रोटा का नाम लेना भी बंद कर दिया, पर मैं उसे चाहकर भी भूल नहीं पाया। तब एक दिन कुकुरु मुझे लेने आ गया, क्योंकि रोटा की खबर सुन के उसका अपनी फैमिली से विश्वास उठ चुका था, जिस वजह से हम लोग वहाँ से भाग गए। तब हमने डिसाइड किया कि हम लोग वो करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा, और हमने अपनी पहचान को छुपाने के लिए अपने बालों को डाई कर लिया। तब हमने बहुत सारे दोस्त बनाए और बहुत से गलत काम भी किए, पर फिर भी
मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर कुछ खालीपन है। तब एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे रोटा का चेहरा भूल चुका है। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसका फेस कभी नहीं भूलूंगा, पर फिर भी मैं उसे याद नहीं रख पाया। तब ये सब कुछ देख के कुकुरू ने मुझे एक फोन दिया और खुद की फोटो खींचने के लिए कहा, ताकि मैं फोटोज के जरिए हमेशा उसे याद रख सकूं। जिस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बहुत सारी फोटोज लूंगा, ताकि मैं कभी भी उन लोगों को ना भूल सकूं जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरी पहली फोटो बहुत ज्यादा बेकार थी, क्योंकि उस टाइम मुझे फोन चलाना नहीं आता था, पर वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वो फोटो मेरी फैमिली की थी। तब एक दिन कुकुरू ने एग्जॉर्सिस्ट की दुनिया में वापस आने का डिसाइड किया, जिस वजह से मैं भी उसके साथ ही आ गया, क्योंकि मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था। और देखते ही देखते मैं क्लास 1B से मिला और मैंने उनके साथ भी फोटोज ली, ताकि मैं उन लोगों को कभी ना भूलूं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इको अपने साइबर बीस्ट से रेनरी के ऊपर हमला कर देता है, पर रेनरी उस साइबर बीस्ट को एक विंडो में फंसा देता है और दूसरी विंडो में से पाइप को निकाल के इको के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि इको नीचे गिर जाता है। और ये देखकर नेंजो को यकीन नहीं हो रहा होता कि इको इतनी आसानी से हार गया। कुकुरू, मैं आ रहा हूँ, तो इसलिए तब तक के लिए सेफ रहना। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।